cineinc.com। हेलो, लंदन में टेम्स नदी के किनारे और सोमरसेट हाउस ये बिल्डिंग है और इसी के नज़दीक आपका ऑफिस है। सतविंदर जस ये ब्रिटेन में पहले सिख प्रोफेसर हैं लॉ के, ये सही है बात? हाँ, ये सही बात है। आप प्रोफेसर हैं, कहाँ पे प्रोफेसर नजर बताइए? मैंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के डिग्री की है लॉ की, और हाँ, यहाँ मैं ह्यूमन राइट्स लॉ पढ़ा रहा हूँ कुछ 20 साल से, और मुझे 10 साल यहाँ मतलब किंग्स कॉलेज लंदन में। तो मैं, ये सही बात है कि मैं पहला सिख लॉ प्रोफेसर हूँ, खुदा की मेहरबानी से। रब्दी मेहरबानी है जनाब। और दूसरी बात ये है कि आप ह्यूमन राइट्स पे काम किया आपने। हाँ, क्योंकि जो हमें देखिए, बिज़नेस तो सब लोग कर लेते हैं, उसमें वो रुकावट नहीं है, पर क्योंकि हमारा जो तजर्बा है इस मुल्क में आने का, हिंदुस्तान से, अफ्रीका से और मुल्कों से, और जो उसके बाद जो मुश्किलें पैदा हुई हैं काम में, जॉब में, तजर्बे में, तो उसके लिए हमें हकूक़ के लिए लड़ना पड़ा है। तो ह्यूमन राइट्स अभी ये इंटरनेशनलाइज हो गया है। सभी मुल्कों में ह्यूमन राइट्स सबसे ज़रूरी जो कानून का हिस्सा है वो ह्यूमन राइट्स है। नहीं, सारे मुल्कों में ह्यूमन राइट्स का हिस्सा है और पढ़ाया जाता है, लोग बनते भी हैं, प्रोफेसर भी होते हैं और बड़ा अच्छा दर्जा भी हासिल करते हैं, लेकिन ह्यूमन राइट्स की जो हालत है ना, माफ़ कीजिएगा, हाँ। वो वहीं के वहीं है, बल्कि और खस्ता होती चली जा रही है। बिल्कुल सही इस बात से आप इत्तेफाक करते हैं? बिल्कुल, मैं इस बात से बिल्कुल मुत्फिक हूँ, और इसलिए इस वजह से लिए ह्यूमन राइट्स बहुत ज़रूरी है। इस हद तक कि अगर आपने किसी मुल्क का अंदाज़ा लगाना हो कि वो उसकी एडवांसमेंट कितनी हुई है, आप देखते हैं मेजरमेंट उसका ह्यूमन राइट्स के साथ, कि देखिए वो जो माइनॉरिटीज़ के हक़ हैं, औरतों के हक़ हैं, बच्चों के हक़ हैं, जो अनटचेबल्स हैं उनके हक़ हैं, उसकी कितनी प्रोग्रेस हुई है। अगर वहाँ प्रोग्रेस नहीं हुई तो आपका ह्यूमन राइट्स के साथ कोई भी संबंध नहीं रहा। हाँ, तो अब जब आपने कहा कि प्रोग्रेस हुई है नहीं हुई है, मैं आता हूँ साउथ एशिया की तरफ। हाँ, जिसमें भारत है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है और भी आसपास के बहुत सारे देश हैं। किस किस का नाम लीजिए, किस किस को रोइए। हालत ख़राब है ह्यूमन राइट्स की, ऐसा मैं नहीं कह रहा, ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स खुद कह रहे हैं। यानी फ्रीडम इंडेक्स वगैरह में और फ्रीडम ऑफ स्पीच की इंडेक्स में भी भारत, पाकिस्तान नीचे होते चले जा रहे हैं। तो आप कंसर्न हैं? ये कंसर्न है। देखिए, इसकी जो वजह है ना, ये ग्लोबल वजह है, इंटरनेशनल वजह है उसकी। ये मेरे कहने का मकसद ये है कि 20th सेंचुरी में जो एक्सपेरिमेंट्स दुनिया में हुई हैं कम्युनिज्म के साथ, कैपिटलिज्म के साथ, और जो सिस्टम के साथ हुई हैं, उसका तो नतीजा निकला है, अच्छा नहीं निकला है। कम्युनिज्म भी ख़राब निकली है, कैपिटलिज्म भी ख़राब निकली है। कि मतलब मेरे कहने का ये है कि जो गरीबों की हालत थी वो और भी खराब हो ठीक है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इन हालात के लिए कौन जिम्मेदार है इन मुल्कों में? देखिए, जो जिम्मेदार है वो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं जिम्मेदार, ठीक है ना। तो लेकिन मैं हिंदुस्तान के बारे में ये कहूँगा कि जो हिंदुस्तान का जो एग्ज़ाम्पल था, बहुत अलग अनोखा एग्ज़ाम्पल था, क्योंकि हमें इस चीज़ का फ़क्र था कि हम एक इंक्लूसिव और प्लूरलिस्टिक सोसाइटी है। हमें अब हमारे पड़ोसी की तरह हम किसी के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं करते, वितकरा नहीं करते हैं। या हमारे में जैन भी हैं, सिख भी हैं, बुद्धिस्ट भी हैं, हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं। और ये जो मॉडल था बड़ा अच्छी तरह से चल रहा था, बहुत अच्छी तरह चल रहा था। एवरीबडी हु केम वहाँ उस मुल्क में बहुत कंफर्टेबल और बड़ी अच्छी तरह ज़िंदगी गुजार रहे थे। अब ये मॉडल जो है, ये हम इसको चेंज कर रहे हैं, हमारे पॉलिटिकल लीडर्स चेंज कर रहे हैं, और हमें ये चाहिए कि हम इस चीज़ का बहुत गौर से ध्यान दें। मैं समझना चाहता हूँ आपके नुक्ते नज़र से, आपके दृष्टिकोण से चीज़ों को, कि आपने कहा पॉलिटिकल लीडर क्या चेंज कर रहे थे? देखिए, अपने हिंदुत्व का जो प्रोग्राम है, एजेंडा है, देखिए एट वन लेवल तो अब मोदी साहब ने इलेक्शन जीती है, इट्स ए रिसाउंडिंग विक्ट्री, और सब दुनिया में लोग हैरान रह गए कि इतनी अच्छी विक्ट्री कैसे हो सकती है। और नाल ये भी साथ है कि जो उसका जो स्लोगन मोदी साहब ने बरता है कि सबका साथ सबका विकास, इट्स ए वेरी गुड स्लोगन। अब दुनिया ये देख रही है कि इसी तरह उन पर जिम्मेदारी भी जाती है कि वो क्या करेंगे स्लोगन के साथ, प्रैक्टिकली इसको इफेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। और ये बहुत अपने ज़रूरी, अब हम जंक्चर में हैं, हमें ये देखना है कि देखिए, अगर हम गलत कदम उठाएंगे उसका नतीजा क्या हो सकता है, क्योंकि दुनिया की नज़रें सभी हमारे ऊपर है। और देखिए, हमें प्रोग्रेस डेवलपमेंट तो मिल जाएंगी। नहीं, मगर ऐसा है ना कि आप जैसे जो कह रहे हैं, मैं आपको बहुत वाज़ेह अल्फाज में बताता चलूँ, स्पष्ट शब्दों में, कि पिछले 5 साल जो मोदी सरकार चली है उसमें बहुत बड़ी आलोचना उनकी इसीलिए हुई है कि माइनॉरिटीज़ एक बड़ी तादाद में चीखी हैं, चिल्लाई हैं, उन्होंने शिकायतें की हैं दुनिया भर में। और अगर कोई ये कहे कि साहब वो खुश हैं माइनॉरिटीज़,
सॉरी टू से माइनॉरिटीज़ खुश नहीं है। मुसलमान कम से कम बहुत ज़्यादा परेशान और नाराज़ रहा है पिछले 5 साल में, और उसने ऐसा जता भी दिया है। तो सबूत तो सामने है पिछले 5 साल का। बिल्कुल। अब आप ये कह रहे हैं कि उसको बदलने की ज़रूरत है इस ट्रैक हाँ रिकॉर्ड। बिल्कुल, देखिए हिंदुस्तान में दुनिया की सबसे जास्ती सेकंड बिगेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन है। अब उन लोगों से आप क्या करेंगे? वो उसके पूछे, वो बोलते हैं हम हिंदुस्तानी फर्स्ट हैं, मुसलमान बाद में हैं। तो आप लोग उसको कैसे कह सकते हैं ये आप पाकिस्तान जाइए? ये तो बनती नहीं है बात, ठीक है ना? तो मतलब आप जैसे लोगों को आप ये कह रहे हैं कि इस बात की फिक्र है, चिंता है कि भारत में जो भी हुकूमत है उसके लिए ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। क्या ज़रूरी है ज़रा मैं आप बहुत ज़रूरी है कि वो जो पहला मॉडल था, जो इंडिपेंडेंस में मॉडल था, कि हमारे साथ वो सेक्युलरिज्म सबके साथ बराबरी, टॉलरेंस का, स्टेट इंस्टीट्यूशंस मजबूत हों। हाँ मजबूत हों, क्योंकि ये भी और बात है जो हमारी और वो प्रोटेक्ट करें सबको। इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर बहुत वीक हो गया अभी, ठीक है ना? वीक हो गया। हमारे जो अदालतें हैं, कोर्ट्स हैं, उन पे प्रेशर डाला जा रहा है कि दे शुड टो द गवर्नमेंट लाइन, ठीक है ना? लोकल अथॉरिटीज़ जो हैं, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स हैं, जो एकेडमिक्स हैं, जो अपने सिंगुलर थिंकिंग करते हैं, उन पे बड़ा प्रेशर है कि वो दे शुड टो द लाइन। वो टो द लाइन ऑफ व्हाट? टो द लाइन ऑफ द रूलिंग एलीट, रूलिंग अच्छा। गवर्नमेंट। हाँ ठीक है। तो ये आप महसूस करते हैं? हम महसूस करते हैं। आपके एकेडमिक्स, आपके साथी लोग हमारे साथ जो लोग काम करते हैं हिंदुस्तान में, दे आर फीलिंग इट एज वेल। ये हिंदुस्तान के एकेडमिक्स की बात कर रहे हैं आप? हाँ, हिंदुस्तान के एकेडमिक्स की बात कर रहा हूँ कि उनको इस बात की फिक्र है कि किस तरह से जो गवर्नमेंट है, हुकूमत है। ठीक है, देखिए आप एग्जांपल लीजिए, आपके हिंदुस्तान की सबसे बेहतरीन जो इंस्टीट्यूशन थी वो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी थी। वहाँ क्या क्या नहीं हुआ है? वहाँ का जो अपने जो हेड था, ही हैज़ हैड टू बी रिमूव, पटिशन करनी पड़ी है कोर्ट पे उसको रिमूव करने के लिए। क्या क्या नहीं हुआ? देखिए एलीट इंस्टीट्यूशन है, और हिंदुस्तान में यही एलीट इंस्टीट्यूशन है, उस पर देखिए कितना प्रेशर डाला गया है। और दुनिया हमें ये रियलाइज़ करना चाहिए कि दुनिया, द आइज़ ऑफ द वर्ल्ड आर ऑन अस एट दिस मोमेंट। अगर हम डिलीवर नहीं करेंगे तो लोग बोलेंगे ये किस किस्म की डेमोक्रेसी है। अच्छा, मैं ये कह रहा था सतविंदर, जस्ट आप तो यहाँ कम्युनिटी का भी हिस्सा हैं। हाँ, मुझे पता है कि बहुत एक्टिव हैं आप। हाँ। इस देश में सिखों के साथ में हैं, इसके अलावा जो भी इंडियन पाकिस्तान से आने वाले लोग बाकी हैं उनके साथ में भी, हाँ। पाकिस्तानियों के साथ में एक बड़ा अच्छा रख रखाव है आपका, मैंने देखा है। तो ये फिक्र उनमें भी है, ये चिंता इस तरह कि देश में क्या हो रहा है। और मैं कहता हूँ पाकिस्तान में क्या हो रहा है। हाँ, ये देखिए, ये जो अपने यहाँ की जो कम्युनिटी है वो 2 किस्म की है। एक तो सपोर्ट करती है हिंदुत्व को, और ये अपने जो रूलिंग एलीट RSS है, हिंदुत्व है, उनको मैं इसकी दाद देता हूँ कि उनका जो स्ट्रक्चर नेटवर्क इतना एक्सटेंड हुआ है इंटरनेशनली कि जो बाहर के लोग भी हैं, मैनी ऑफ दम सपोर्ट दो। पहली तो ये बात है। लेकिन नाल दूसरी भी ये बात है कि बहुत लोग जो इस मुल्क में हु हैव बेनिफिटेड फ्रॉम द वेलकमिंग पॉलिसीज़ ऑफ द वेस्ट, कि हम देखिए इतनी अच्छी आराम से यह ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लंदन में, लॉस एंजलिस में, कैलिफोर्निया में, जहाँ भी हम, टोरंटो में भी हों। तो इस किस्म की ज़िंदगी हम चाहते हैं कि हमारे जो साथी हैं उनको भी मिले हिंदुस्तान में। ह्यूमन राइट्स के बारे में तो आपने बहुत ही साफ अल्फाज में खुले तौर पे ये बात कही है कि भारत में जो कुछ हो रहा है वो चिंताजनक है, माइनॉरिटीज़ के साथ में, और पूरी दुनिया की नज़रें हैं, और भारत को सुधरने की और सुधारने की अपने आप को और आसपास में लोगों को बहुत ज़रूरत है। एक सब्जेक्ट और है जो आपके साथ में एसोसिएटेड है, और मुझे पता है कि आप उस पर काम कर रहे हैं, वो है सरदार भगत सिंह को फांसी किस तरह से हुई, और क्या उसके लिए जो लीगल फ्रेमवर्क था उसको पूरी तरह से अपनाया गया, इम्प्लीमेंट किया गया, या उसमें कहीं कोई खामियां रह गई। यही रिसर्च बिल्कुल सही बात है। इस पे आप किताब लिख रहे हैं? हाँ, किताब। और किताब कब आने वाली है? किताब कुछ 4-5 महीने में पब्लिश होएगी। और कौन पब्लिश करेगा? उसका एम्बरली पब्लिशर होएगा, और वो हिंदुस्तान में भी पब्लिकेशन होगी, और उसका फुल टाइटल है द एक्सिक्यूशन ऑफ भगत सिंह, हेरेसीज ऑफ द राज। हाँ, इसमें आप क्या रिसर्च करके कह रहे हैं? देखिए, इसकी जो रिसर्च हुई है वो ख़ास तौर पे लाहौर में हुई है, क्योंकि बहुत जो ख़ास कागजात थे वो लाहौर में था, तो हमें वहाँ से बहुत जास्ती सपोर्ट मिली है। वहाँ जो अपने सिस्टम्स हैं, नेशनल आर्काइव्स हैं, दे आर वेरी वेल पॉलिश, और बड़े प्रोफेशनल तौर पे वो उसने बड़ी अच्छी तरह संभाल के ये डॉक्यूमेंट्स रखे हैं। तो डॉक्यूमेंट्स में क्या हाथ लगा आपके? देखिए, जो डॉक्यूमेंट्स पे ज़ाहिर हो रहा है वो ये ज़ाहिर हो रहा है कि पहली तो इसकी जो भगत सिंह की ब्रेवरी, इनका जो बहादुरी, कि ही वॉज नॉट अफ्रेड एट ऑल, कि जो उसका बिलीफ था, और यही उसका बिलीफ था कि सेकुलर इंडिया हो, इस तरह के हिंदुस्तान हो जहाँ पे कोई मज़हब का कोई सवाल ना हो, जो भी मज़हब के लोग हों वहाँ बड़ी खुशी तरह, और कोई गरीबी का सवाल ना हो। इट शुड बी अ न्यू प्रॉमिस फॉर द न्यू वर्ल्ड।
पहली बात तो ये, दूसरी बात ये है कि जो अपने गवर्नर जनरल ने एक कानून ऑर्डिनेंस, क्योंकि हम अभी तक भी वो ऑर्डिनेंस को इस्तेमाल कर रहे हैं ये, लेकिन इसका जो प्रैक्टिस है ये उस ब्रिटिश राज के टाइम पे शुरू हुआ है कि ऑर्डिनेंस को बरत के यूज़ करके एक ट्राइब्यूनल सेटअप करना, ट्राइब्यूनल के थ्रू आपने उनको कन्विक्ट करना, एज सून एज भगत सिंह इज़ कन्विक्टेड उसको फिर डिस्बैंड कर देना। अब देखिए हिंदुस्तान में हमने ऑर्डिनेंस इन्वोक किया है, ये जो डेथ पेनल्टी लॉ है लड़कियों का जो रेप होता है, तो इसलिए मोदी साहब ने डेथ पेनल्टी का ये कानून बनाया है। उसमें ये जो कानून था पार्लियामेंट के थ्रू नहीं गया है। What has happened this tribunal? हाँ, ये जो स्पेशल लाहौर ट्राइब्यूनल था, लाहौर ऑर्डिनेंस था, ये ट्राइब्यूनल सेटअप किया है इसमें 1931 में, कि पहले तो उसका जो अपने अदालत में केस चल रहा था, सेशंस कोर्ट के सामने चल रहा था, और वो वाइल दिस वाज गोइंग ऑन गवर्नर जनरल ने ऑर्डिनेंस बनाया, उस ऑर्डिनेंस के थ्रू ये अपने एक नया ट्राइब्यूनल सेटअप किया जिसमें पे कोई अपील की कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी, उसके बाद अपील नहीं हो सकती थी। जो जजेस थे उसको रिमूव किया जा सकता था और रिमूव किया गया। एक जस्टिस था, जस्टिस हैदर अली, जो आगा हैदर, जो मुसलमान था, और उसने भगत सिंह के हक़ में फ़ैसला दिया, और क्योंकि उसने उसके हक़ में फ़ैसला दिया उसको रिमूव किया गया। कितने जजेस थे? 3 जजेस थे, और जो जस्टिस हैदर आगा के जो रिश्तेदार हैं वो आधे हिंदुस्तान में हैं, आधे लाहौर में हैं, और मेरी मुलाकात दोनों से हुई है, ठीक है ना। जस्टिस हैदर, पूरा नाम बताइए। हाँ, आगा हैदर, जस्टिस आगा हैदर। हाँ हाँ, 3 जजेस जो थे उनमें से एक था। जिन्होंने फैसला दिया हाँ। सरदार भगत सिंह की फांसी के संदर्भ में हवाले से, उनमें जस्टिस आगा हैदर थे, हैदर था, हाँ। और बाकी 2 अंग्रेज। 2 अंग्रेज थे। और जस्टिस आगा हैदर का क्या कहना था? उसने ऑब्जेक्ट किया है कि जब प्रिजनर्स जब कोर्ट में आ रहे हैं, अदालत में आ रहे हैं, उसको मारा पीटा क्यों जाता है। उसने बोला कि ये जो उसके साथ सलूक हो रहा है बहुत गलत है। इस वजह के लिए उन्होंने उसको उठा दिया कोर्ट से, और हैदर आगा ने ये बोला कि आई एम ए जज नॉट ए बुचर। हाँ, देखिए इतना अच्छा उसने बोला है, और उसका अब कोई नाम निशान नहीं है हिंदुस्तान में। लेकिन उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, उनसे मैं यहाँ भी लंदन में भी मिला हूँ, उन पर बड़ा फ़ख्र है कि हमारा एक जज था, हमारा एक आदमी था, हमारा परिवार का था, जिसने भगत सिंह के हक़ में बोला। जस्टिस आगा हैदर में इतनी हिम्मत थी कि अंग्रेज़ों का ज़माना और 2 अंग्रेज़ जज हैं, उसके बावजूद जस्टिस आगा हैदर जो है वो डिसेंटिंग नोट लगाते हैं सरदार भगत सिंह के फ़ैसले में। ये तो बड़ी दिलचस्प बात है। और दूसरी बात आप ये कह रहे हैं कि आप उनके रिश्तेदारों से पाकिस्तान और यहाँ ब्रिटेन में मिले हैं। हाँ, जो अपने मोहम्मद अली जिन्ना था, सबसे ज़बरदस्त स्पीचें पार्लियामेंट में, क्योंकि गवर्नमेंट जो उस वक्त में हंगर स्ट्राइक बिल एक पास कर रही थी कि जो मरीज़ है, जो ये अपने प्रिजनर्स हैं, इनको हंगर स्ट्राइक से उठाया जाए, तो वो हंगर स्ट्राइक बिल पास कर रहे थे। लेकिन जिन्ना साहब ने उस हंगर स्ट्राइक बिल को अपोज़ किया बड़ी ज़ोर से और बड़ी ब्यूटीफुल लैंग्वेज के साथ। इट्स ए स्टैंडर्ड कि इतना अच्छा वो बोले हैं। उसने बोला है। उसके बाद जब अपने कन्विक्शन हुई है स्पेशल ट्राइब्यूनल के साथ, उसकी जो अपील थी, उस अपील के सिग्नेचर थे अलामा इकबाल के। ठीक है, मतलब अलामा इकबाल ने सिग्नेचर पिटिशन किया प्रिवी काउंसिल के पास यहाँ लंदन में कि अब ये इसको फंस का सज़ा हुई है, लेकिन फंस के सज़ा को उठा दी। किसको सज़ा हुई है? भगत सिंह को। भगत सिंह को सज़ा जो हुई है, हाँ, ज़रा एक बार फिर से समझाइए। हाँ, देखिए जो स्पेशल ट्राइब्यूनल था तीन जजेस का, उनमें से एक जस्टिस हैदर अली था, आगा था। उसने अपोज़ किया कि ये जो उसके साथ सलूक हो रहा है बड़ा बुरा हो रहा है। अंग्रेज़ों ने उनको उठा दिया। उसके बाद फिर अपने 3 जज फिर बने, और उसके बाद उसकी कन्विक्शन हुई है हैंगिंग की। जस्टिस आगा को हटा दिया। और किसको लेके आए? उसके बाद वो एक और अंग्रेज़ जज को लेके आए हैं। 3 अंग्रेज़ हो गए। हाँ, अब कोई देसी नहीं है? नहीं, कोई देसी नहीं है। हाँ, ठीक है ना। और उसके बाद कन्विक्शन हुई है। कन्विक्शन के बाद, क्योंकि जैसे मैंने बोला है, अपील का तो कोई चांस नहीं था कि आप अपील करें जी हाई कोर्ट के सामने, क्योंकि ये जो ट्रायल थी ऑर्डिनेंस के साथ था। यहाँ ऑर्डिनेंस था, ये कोई कानून नहीं था जो कि लेजिस्लेचर ने पास किया हो। इसलिए द ओनली वे टू चैलेंज इट वाज टू चैलेंज इट इन लंदन प्रिवी काउंसिल के सामने। तो प्रिवी काउंसिल में लॉर्ड डनेडन था, थैंकरटन थे, मशहूर जजेस थे, लेकिन उस जजों ने बिल्कुल
पानी डाल दिया जो बहस हो रही थी कि हमने सुनना ही नहीं है, इस हद तक कि जब उन्होंने कानून को अपने वकील को सुना, जो गवर्नमेंट का वकील था, उनसे बोला देखिए आपको बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, पहले फैसला बनाया था। लेकिन बात जो याद करने की जहन में रखने की वो ये है कि जब वो पटिशन निकली वहाँ से, डिफेंस कमेटी थी लाहौर में, उनमें से एक सिग्नेटरी जिसने साइन किया था अल्लामा इकबाल था। अल्लामा इकबाल ने बोला कि देखिए पटिशन करनी चाहिए अपने प्रिवी काउंसिल को, और उनकी ये पटिशन थी। सो मेरा मकसद ये है, अल्लामा इकबाल ने भी लॉ पढ़ा था। हाँ उन्होंने लॉ पढ़ा, और अल्लामा इकबाल ने सरदार भगत सिंह के लिए पिटीशन पे साइन किया। बड़ी दिलचस्प बातें बता रहे हैं आप। ये बातें बहुत सारी ऐसी हैं जो कहीं हिस्ट्री में खो जाती हैं, और हिस्ट्री, तारीख और इतिहासकार के सामने कभी कभी होता है ना कि वो सिर्फ ब्लैक एंड वाइट में देखता है, वो 10 चीज़ों को देखते नहीं कि आसपास में और क्या हो रहा था। इसके अलावा और क्या पहलू है? बस इसका जो इसका नतीजा है वो समझने की बात ये है कि ये हम एक सभ्यता, एक सोसाइटी थी हिंदुस्तान में, जहाँ सभी रल मिल के अपना टाइम ज़िंदगी गुजारते थे। और ये जो मॉडल था ये दुनिया में यूनिक है। यूनिक इसलिए है कि जिन अब बातों से हमारा यहाँ वेस्ट में तल्लुक़ है, ये जी एक इक्वल अपॉर्चुनिटी, फेमिनिज़म। इसके अलावा और क्या पहलू है इस मुकदमे के, भगत सिंह के? और भी कुछ लूप होल्स थे इसमें? हाँ, लूप होल्स है कि जो उनके भगत सिंह के विटनेसेस थे, उनके विटनेसेस थे 365 विटनेसेस, जिनको मौका नहीं दिया सामने आने के लिए। इस हद तक कि भगत सिंह, क्योंकि वो तो हंगर स्ट्राइक में था, उसने बोला कि हमने अदालत में आना ही नहीं है। तो प्रोसीडिंग्स वर स्टिल गोइंग ऑन डिस्पाइट द फैक्ट कि आपके सामने वो डिफेंडेंट नहीं है। ठीक है ना, ये इट वाज ए कंप्लीट नेगेशन ऑफ के ट्रायल प्रोसेस की होते हैं। प्रोसेसेस जो थे बिल्कुल दे वर टोटली निगलेक्टेड। और कन्विक्शन ऑफ डेथ पेनल्टी, इतना बड़ा ऑफेंस डेथ पेनल्टी का। और इसके अलावा ये एक और भी जो अपने फ़िक्र की बात है, ये है कि महात्मा गांधी साहब का क्या रोल था। इसमें भी बहुत लोगों ने बोला है कि ही वॉज एट दैट टाइम नॉट एज पॉपुलर एज भगत सिंह। भगत सिंह वॉज मोर पॉपुलर इन 1930s दैन, क्योंकि ये जो पंजाब का जो जलियांवाला बाग का जो शुरू हुआ है 1919 के बाद, उससे पहले महात्मा गांधी का इतना पॉपुलैरिटी नहीं थी। और ये पंजाब के जो हालात शुरू हुए हैं जलियांवाला बाग, उससे बाद ये अपने भगत सिंह का, दैट गेव महात्मा गांधी द चांस के टू प्ले ए रोल। तो महात्मा गांधी वॉज इन नेगोशिएशंस विद द गवर्नर जनरल अरविंद, और उसके वो बोल सकता था कि देखिए कि एज ए प्राइस फॉर माई रीचिंग ए नेगोशिएटेड सेटलमेंट यू हैव टू रिलीज हिम, एंड दैट इज़ समथिंग दैट ही डिड नॉट से। और क्योंकि उसने नहीं बोला, in fact he said the opposite. He said कि look, if they are to be hanged, let them be hanged before the Lahore Congress takes place. The result of that was कि Bhagat Singh was hanged before the Lahore Congress. आपकी जो किताब है, मुझे ऐसा लग रहा है सतविंदर जस के काफ़ी शोर शराबा करने वाली है जब सामने निकल के आएगी, इसलिए कि उसमें दे आर नो होली काउज एज दे से। बिल्कुल सही बात है। चाहे वो गांधी जी हैं वगैरह वगैरह हैं, जिन्ना पे भी आप कलम उठाते हैं, और बहुत सारी चीज़ों का जिक्र है। सतविंदर जस, ये आप ही का इलाका है, सोमरसेट हाउस है, उसके बराबर में किंग्स कॉलेज है। किंग्स कॉलेज में ऊपर आपको ऑफिस है। ऑफिस से अगर आप जब उधर देखते हैं तो क्या नज़र आता है? देखिए, मुझे ये जो दरिया थेम्स जहाँ से चल रहा है ये नज़र आता है। टीम्स आपको अपने ऑफिस से नज़र आता है? बिल्कुल बहुत शानदार मेरा ये ठिकाना है। और आप वहाँ प्रोफेसर हैं किंग्स कॉलेज में? बिल्कुल सही बात है। किंग्स कॉलेज में जैसे कहते हैं ना, गोरा एस्टेब्लिशमेंट भी ये सोचता होगा, किसी गोरा एस्टेब्लिशमेंट मैंने कहा है, और पुराने लोग भी कि इनको अच्छा लॉ सिखाया कि इन्होंने हमारे कानून में ही कमियाँ निकालनी शुरू कर दी कि सरदार भगत सिंह का फैसला ठीक नहीं हुआ था। लेकिन ये कि आपका काम बहुत दिलचस्प है, इंटरनेशनल लेवल पे आपके काम का जिक्र होता है। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया। मैं आता रहूँगा और आपसे बात भी करता रहूँगा। बिल्कुल शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। cineinc.com